फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 3 योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार। तो वीडियो स्टार्ट, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णानुसार जीविका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। योग भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में वर्णानुसार जीविका के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर रामजी उपाध्याय जी प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका में लिखते हैं कि वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में चतुर्वर्ण व्यवस्था बहुत दृढ़ नहीं थी। उस युग में धन प्राप्त करने के लिए 4 प्रमुख साधन मंत्रों की रचना करके यजमानों के लिए यज्ञ करना, पशुपालन, कृषि और शिल्प थे। प्राय इन्हीं व्यवसायों में अधिकांश जनता लगी हुई थी। उस युग में नित्य ही शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए आई ही रहती थी। कुछ वीर तो प्रधान रूप से दिन रात शत्रुओं से भिड़ने की योजनाएं बनाकर उसी में संलग्न रहते थे। आर्य वर्ग के सभी लोग अपनी योग्यता के अनुकूल अपने लिए एक या अनेक व्यवसाय पुत्र लेने की सुविधा भी थी। उपयुक्त व्यवसायों में कालांतर में मंत्रों की रचना करके यज्ञ करना और कराना सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया। युद्ध करके शत्रुओं को पछाड़ना उससे थोड़ा ही हीन कर्म द्वितीय कोटि का समझा गया। कृषि और पशुपालन समाज के भरण पोषण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे, पर ये तृतीय कोटि में रखे गए। संभवतः इसका कारण यही था कि खेती के करने के लिए न तो अगाध पांडित्य और प्रतिभा की आवश्यकता थी और न ही वीरता की। कृषि और पशुपालन सभी वर्गों के लोगों ने अपनाया। शिल्प शूद्रों के हाथ में व्यवसाय रूप रहा। कुछ समय के पश्चात ऋग्वेद युग के उत्तर भाग में जब वर्ण व्यवस्था अधिक दृढ़ हुई तो वह कर्मानुसार इसी व्यवस्था के अनुसार किसी पुरुष का वर्ण उसके प्रधान कर्म के अनुसार निश्चित होता था। इस प्रकार प्रधान रूप से मंत्र रचना करने वाला ब्राह्मण, शस्त्र धारण करने वाला प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय तथा कृषि और पशुपालन करने वाला वैश्य हुआ। उपयोगी तथा ललित कलाओं को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाला शूद्र हुआ। ब्राह्मण वैदिक काल का ब्राह्मण खेती और पशुपालन भी करता था। आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी उठा लेता था, पर वह शस्त्रजीवी नहीं कहा जा सकता, अपितु वह शस्त्रजीवी था। वैदिक ऋषियों को धन धान्य संपन्न रहने की अभिलाषा रहती थी। तिर्य संहिता के अनुसार तत्कालीन ऋषि पवित्र, तेजस्वी, आनंद, इंद्रियवाही और पशुमान होने के लिए यज्ञ करते थे। ऋषियों के आश्रमों में गाय रहती थी और उनके बड़े विशाल क्षेत्र भी होते थे, जिनकी सस्य श्यामला धरती मनोहर प्रतीत होती थी। पशुपालन और कृषि में उनके शिष्य प्राय सहायक होते। ये तैत्तिरीय उपनिषद के वृत्त के अनुसार तत्कालीन ब्रह्मस को अन्न, पशु और कृति तीनों ही अलंकृत करते थे। निश्चय ही वह महान कृषक और पशुपालक होगा और साथ ही दार्शनिक भी। बृहदारण्यक उपनिषद में आरुणि ने प्रवाण नामक राजा से कहा कि मेरे पास सोना, गाय, दासी, घोड़े और वस्त्र है। वैदिक काल के पश्चात उच्च कोटि के ब्राह्मण को कृषि के प्रति झुकाव कम हो गया। बौधायन ने लिखा कि वेद कृषि के विनाश के लिए है और कृषि वेदों को नाश करने वाली है। व्यक्ति को अपनी शक्ति का अनुभव करना चाहिए और कृषि को त्याग देना चाहिए। धर्म सूत्र काल आते आते ज्ञान का भंडारण इतना बढ़ गया कि ज्ञान की प्यास को पूर्ण रूप से तृप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की खेती सूख जाती होगी और खेतों में मन लगने वाला ब्राह्मण का वेद पाठ ही नहीं हो पाता होगा। ऐसे शक्ति मान विरले ही होते थे जो खेती भी करते थे और वेद में पारंगत भी हो। प्रायः ब्राह्मणों ने छोड़कर वेद की ओर रुचि दिखलाई, पर ऐसे ब्राह्मण अवश्य थे जो हल जोतते थे। तभी तो बौधायन ने आगे चलकर कहा कि प्रकृति नाश्ते से
किसान है। प्रातः का कुछ खाने से पहले ही हल जोते। बौद्ध साहित्य में ब्राह्मणों की खेती के प्राय उल्लेख मिलते हैं। रामायण के अनुसार ब्राह्मण काल कुटाल लांगली हो सकता था। महाभारत ब्राह्मण के किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप में रहने के पक्ष में नहीं है। अप्रवासी ब्राह्मण तो पृथ्वी निगल जाती है, यह महाभारत का स्पष्ट मत है कि इस मत से कम इतना तो माना ही जा सकता है कि भ्रमणशील ब्राह्मण अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए दूसरे के व्यक्तित्व का विकास भी कर सकता था। महाभारत युग में सिद्धांततः ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति नहीं अपना सकता था। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के काम उसके लिए त्याज्य बतलाए गए। फिर भी महाभारत युग में द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं और अयोध्या जैसे कृपक और पशुपालक ब्राह्मणों की संख्या स्वल्प नहीं थी। उस समय ब्राह्मणों को बैल दान दिए जाते थे। अवश्य ही वे बैल उनकी खेती के काम में प्रयुक्त होते होंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का कर्तव्य था कि वह ऋषित्व आध्यात्मिक गुरुओं पुरोहितों तथा वेदज्ञों को ब्रह्म दे भूमि दे। निसंदेह वे ब्राह्मण खेती करते होंगे। सूत्रकाल के बीतते ही ब्राह्मण को कृषि से विरत होने की सीख कुछ स्मृतिकारों के द्वारा दी गई। इस संबंध में कृषि का वेद विनाशनी होना तो कारण नहीं बताया गया, अपितु कहा गया कि कृषि में प्रारंभ से अंत तक प्राणियों का वध होता है। मनु ने कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपातिकाल में वैश्य का काम को अपना ले पर कृषि न करे, क्योंकि उसमें प्राणिवध होता है और इसे करने पर मुखापेक्षी होना पड़ता है। मनु ने कृषि को अमृत कहा है। उपयुक्त विधान बनने पर भी ब्राह्मणों का कृषि करना कभी रुका नहीं। अनेक प्रवर्ती धर्मचारियों ने कृषि और पशुपालन को सभी वर्गों के लिए उचित व्यवसाय माना है, पर इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के युग के पश्चात ज्ञान के पिपासु ब्राह्मण खेती से अलग ही रहे हो। जो ब्राह्मण खेती करते थे न जाति युद्ध कभी नहीं हुए। मनु ने ब्राह्मण जीवन का जो चरित्र खींचा उसके अनुसार निष्ठावान ब्राह्मण कड़ या बाल चुन चुन कर भोजन इकट्ठा करता हुआ देखा जाता होगा या बिना माप प्राप्त भोज्य पदार्थ से संतुष्ट रहता होगा। निंदनीय ब्राह्मण मांग कर अथवा खेती करके जीविका प्राप्त करते होंगे। मनु के अनुसार अध्यापन, प्रतिग्रह, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार इन 6 कर्मों में से कुछ ब्राह्मण 6 को, कुछ प्रथम 3 को और कुछ प्रथम 2 तथा कुछ केवल प्रथम को अपनाते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। पर सबसे अच्छा ब्राह्मण का जीवन है। वह केवल अपनी यात्रा के लिए प्रसिद्ध होने के लिए गतिविधियों में लगा हुआ था। शरीर के लिए बिना किसी कठिनाई के धन संचय करना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पराशर मत। ऐसा धन अधिक से अधिक 3 वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। फिर भी सबसे अच्छा वह है कि कल तक की आवश्यकता के लिए संचय करता है। सर्वत स्मृति में ब्राह्मण के लिए हल और बैल की अलंकृत जोड़ी दान देने की अतिशय महत्व बतलाया गया है। साथ ही उपजाने वाली भूमि भी देने से असंख्य वह स्वर्गवास की योजना प्रकल्पित की गई। ब्राह्मण को परम मुखापेक्षी न रहने देने की योजना पराशर ने बनाई। उनके अनुसार ब्राह्मण सटकर्म करता हुआ कृषि करवा सकता था। यही तक नहीं, वह स्वयं हल भी जोत सकता था। ऐसे ब्राह्मण के लिए पराशर ने आदर्श प्रतिष्ठित किया और अपने ही जोते हुए खेत में उत्पन्न अन्न को स्वयं इकट्ठा किया करके उसे पंच महायज्ञ और ऋतु दीक्षा संपादन करे। पराशर के अनुसार यह तो ठीक ही है कि खेती के काम में पाप बहुत होता है, पर यज्ञ, त्याग और गो सेवा आदि से ये पाप उसका स्पर्श तक नहीं करते। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने योग, भक्ति तथा आगम में वर्णाधिकार में वर्णानुसार जीविका के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।